हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस हमारे वीडियो में, जिसमें हम आज बात करेंगे बॉटनी एंट्रेंस की सीयूटी पीजी। व्हेन इट कम्स टू द बॉटनी एग्जाम्स, वी आर बीइंग टेस्टेड एंड इट्स अ चैलेंज फॉर अस टू सस्टेन द रेपुटेशन विच वी आर बिल्डिंग। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं विद द सेम ग्रेट एंथुजियाज्म। Entry of pollen tubes into the ovule through funiculus or integument is referred as mesogamy, porogamy, xenogamy और chalezogamy। देखिए, देर आर वेरियस वेज जिससे पॉलन ट्यूब जो है रीच कर सकती है एम्ब्रियो सेक्स तक फॉर पॉलिनेशन। अब स्पेशली अगर आप पोरोगेमी में देखें तो जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो थ्रू माइक्रोपाइलर एंड हो रहा है। तो जो पॉलन ट्यूब है उसकी एंट्री कहां से है? थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। एज फार एज चलेजोगेमी इज कंसर्न, वो कहां से आती है? फ्रॉम द चलेजल एंड से। तो जो आपकी जो पॉलन ट्यूब है वो चलेजल एंड से एंट्री करती है। मीजोगेमी जो कि ऑब्जर्व होती है कुकरबेट्स या पॉपुलस में, उसमें स्पेशली पॉलन ट्यूब्स जो है वो एंट्री करती है थ्रू द इंटेग्यूमेंट्स। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द पॉलन ओव्यूल थ्रू फिनिकुलस और इंटेग्यूमेंट्स इज मीजोगेमी। Histone plays a major structural role in chromatin formation. A few exceptions exist, most notably some sperms, जहां पे histones are replaced by the another class of basic protein named as non-histone chromosomal proteins, protomines, न्यूक्लियोसोम्स और प्राइमोसोम्स। देखिए, हिस्टोन्स जो हैं वो सभी प्लांट्स और एनिमल सेल्स में मिलते हैं और सभी के अंदर 5 क्लासेस ऑफ हिस्टोन्स होते हैं: H2A, H2B, H3 एंड H5। ये डाइमर के फॉर्मेशन में रहते हैं और कोर ऑक्टामर पार्टिकल बनाते हैं जिस पर डीएनए रैप होता है, न्यूक्लियोसोम्स बनाता है, हमने डिस्कस किया था। लिंकर डीएनए में H1 बाइंड करता है जिससे कि फाइनली क्रोमेटोसोम्स बनता था। अब बात करते हैं ऐसे केसेस में जिसमें हिस्टोन्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, लाइक स्पर्म्स। माना क्या जाता है कि स्पर्म्स में जब तक हिस्टोन्स रहते हैं दे बिकम द राउंड सेल्स and they take their classical flagellated cells only when they are being replaced by the protamines, which are itself is the arginine rich basic protein। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटामाइंस। सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जिसे सिटैप भी बोलते हैं, मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर प्रेसिपिटेटिंग न्यूक्लिक एसिड, प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन्स, प्रेसिपिटेटिंग न्यूट्रल पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स। देखिए, जो सिटैब है इट इज वाइडली यूज्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए, राइट? स्पेशली किसमें? प्लांट एक्सट्रैक्ट में। तो यहां पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। द कन्वेंशनल ओव्यूल इज लेकिंग इन द फैमिलीज ऑफ कुकरबिटेसी, लॉरेंथेसी, रोटेशियसी और एपिशियसी। ओव्यूल जो होते हैं जब वो डेवलप हो रहे होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन के दौरान, तो जनरली उनको कवर करती हैं कुछ मेम्ब्रेन्स। एंजियोस्पर्म में या तो ये मेम्ब्रेन होंगी एक, दैट मींस मोनोटैगमिक, या फिर होती हैं दो, यानी बाइटैगमिक। अगर ये इंटेग्यूमेंट्स जो हैं, इफ दे आर एब्सेंट, यस रेयर है बट होता है कुछ केस में, लाइक पैरासिटिक लॉरेंथस में, तो उस केसेस में जो इंटेग्यूमेंट्स जो होती है, जो ओव्यूल को कवर करने के लिए होती हैं एंजियोस्पर्म में, वो नहीं होती हैं। और ये किसको बिलोंग करेगा? लॉरेंथस पैरासाइट, लॉरेंथेशिया को। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Little leaf of brinjal is caused by viruses, bacteria, mycoplasmas और nematodes। देखिए, जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है इट इज कॉज्ड बाय अ प्लांट पैथोजेनिक मॉलिक्यूल जिसे हम बोलते हैं फाइटोप्लाज्मा। इस सेम मॉलिक्यूल को पहले बोला जाता था माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर एमएलओस, और इसको ट्रांसफर करते हैं एक इंसेक्ट लीफ ऊपर जिसको हम बोलते हैं हिशिमोनस फाइसिटिस। तो यानी कि जो आपका लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, जिसको के कौन करता है कॉज? फाइटोप्लाज्मा, जिसको पहले बोला जाता था माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। Sclerospora graminicola causes a disease called downy mildew of pea, downy mildew of mustard, green ear disease और wart of potato। देखिए, जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला है ये फंगस है और ये डिजीज करती है डाउनी माइल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ग्रीन ईयर डिजीज, राइट? तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। द कप फंजाई बिलोंग्स टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर स्फेरिशियल्स, एरिसाइफेल्स, पेजियल्स और
लेजिनेल्स। देखिए जो कप फंजाइज होती हैं ये एक स्पेशल टर्म्स होती है जो यूज करी जाती है उन फंगस के लिए जो बिलोंग करती हैं ऑर्डर पैजिजेल्स को, फाइलम एस्कोमाइकोटा। अब अगर आप ध्यान से देखें इनमें क्या है, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये इसको बोला जाता है एपोथीशियम। और चूंकि ये क्या है, एस्कोमाइकोटा है, तो इनमें क्या होगा, एस्कस होगा, एस्काइज होंगे इनके अंदर राइट सरफेसेस पे। तो यानी कि जो कप फंजाई है जो कि दिखाई गई है यहाँ पे वो किस ऑर्डर में होगी, पैजी जेल्स में। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ट्यूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन, एरुकेरिया, एफिड्रा, पाइसम या फिर ऑल ऑफ दीज। पहले समझ लेते हैं ट्यूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन क्या था। ट्यूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो थी वो स्किम्प ने दी थी, जो कि डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन इन अ शूट अपेक्स। और उनके हिसाब से जो अपाइकल रीजन था, जो शूट था, इट हैज गॉट टू जोन्स। एक को बोलते हैं हम ट्यूनिका, और ट्यूनिका क्या होता है, आउटर एनवेलपिंग लेयर, जो कि बाद में क्या बनाएंगी, एपिडर्मिस एंड आउटर कॉर्टेक्स। जबकि जो इनर कॉर्पस है वो क्या बनाने वाला है, इनर कोर, जो कि आगे बनेगा कॉर्टेक्स, प्रोकैम्बियम एंड पिथ। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो ट्यूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन है शूट अपाइकल मेरिस्टम का, ये एंजियोस्पर्म्स में देखा जाता है। क्रिप्टोगैम्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द जिम्नोस्पर्म में ये होता ही नहीं है। इसका मतलब हमारा ये जो होगा वो किस में मिलेगा, पाइसम में, जो कि क्या है, एंजियोस्पर्म। दैट मींस ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स यील्ड बास्ट फाइबर्स, मसा टेक्सटिलाइलिस, लाइनम, यूसिटा, टिसिमम, एनानस, कोमोसस या फिर सैक्रम ऑफिसिनेरम। बड़ा सिंपल है, जो बास्ट फाइबर्स है वो एक तरह से फाइलम फाइबर्स होते हैं जो कि किसको सराउंड करते हैं, स्टेम्स को। ठीक है, और ये किससे मिलते हैं, इसके लिए एक काम करिए, ये टेबल ले लीजिए। ये टेबल आपको कई सारे क्वेश्चंस बनाएगी। बास्ट किससे मिलता है, लीव्स के कौन से मॉडिफिकेशन जो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल बॉटनी में आते हैं, सीड्स कौन से हैं, फ्रूट्स कौन से हैं, ग्रास कौन से हैं, ये आपको एक टेबल से कई क्वेश्चंस बन जाएंगे। और इसमें हमें देखिए जो हमें फ्लैक्स है या फिर बास्ट फाइबर्स के लिए जो हमें यूज होता है फ्लैक्स, वो है कौन, लाइनम, यूसिटा, टिसिमम। इसके अलावा जो हमें बास्ट फाइबर्स किससे मिल सकता है, वो मिल सकता है हमें हेम्प से यानी कैनाबिस सटाइवा, या फिर रेमी से, या फिर नेटले से। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। Which of the following is primarily responsible for the purgative properties of the Ayurvedic combination Triphala? Amblyca officinalis, Theobroma cacao, Trifolium indica और Terminalia shabula। देखिए त्रिफला मींस त्रिफल यानी कि थ्री फ्रूट्स, एंड ये जो थ्री फ्रूट्स होते हैं त्रिफला में, ये बनते हैं ड्राइड फ्रूट्स ऑफ हरितकी। हरितकी मतलब अरहर, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, टर्मिनेलिया शेबुला। विविध की यानी टर्मिनेलिया बेल्यूरिका। अमल की, जिसे आंवला भी बोलते हैं, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। ये जो प्यूरिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये आती है केमिकल से विच इज फाउंड इन द पेरिकार्प ऑफ टर्मिनेलिया शेबुला में, यानी कि हरित की। ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन डी। द एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ द सरफेस ओशियन वाटर इन ईस्टर्न पैसिफिक इज कॉल्ड एज लानीना, अल नीनो, ला नीनो और अल नीना। देखिए इसका आंसर तो अल नीनो है, और पहले समझ लेते हैं ये अल नीनो है क्या एग्जैक्टली। इस पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एंड मेनी टाइम्स स्टूडेंट डू नॉट हैव अ क्लियर आइडिया व्हाट इज ऑल अबाउट अल नीनो। देखिए होता क्या है, जो नॉर्मल कंडीशंस में पैसिफिक ओशियंस में क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स हैं वो मूव करती हैं फ्रॉम अमेरिका की साइड से एशिया की तरफ, and these trade winds they take away the hot waters of the oceans from the America side to the Asia side या ऑस्ट्रेलिया साइड। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो हॉटनेस है वो सारी की सारी इस एरिया में आ गई, जबकि यहां वाला जो एरिया कंपेरेटिवली कूल हो जाएगा, तो जो इनर वाटर है वो ऊपर आ जाएगा, और इसको बोलते हैं हम अप वेलिंग्स। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, दैट मीन्स जो ट्रेड विंड्स हैं वो जो कि हॉट वाटर्स को ले जा रही थी अपने साथ, वो अगर आपकी वीक हो जाएं तो क्या होगा, जो हॉट वाटर करंट्स हैं वो यहीं के यहीं रह गए, और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। जो एक साइकिल बननी थी जी, जो रिदमिसिटी हम ऑब्जर्व कर रहे थे क्लाइमेट के लिए, वो नहीं होगी, और इसके वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, जिसको हम अल नीनो कहते हैं। नॉर्मली हर साल नहीं होता है, आफ्टर 6 to 7 years वी ऑब्जर्व दिस अल नीनो इफेक्ट, राइट। तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन
पोलर रीजन, टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ इन एन इकोसिस्टम। सिंपल सी डेफिनेशन है, राइट? अब एक्चुअली जहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है वो ऑप्शन यहां दिया नहीं है, कोरल रीफ्स। बट अगर हम टेरेस्ट्रियल सिस्टम्स की बात करें तो उसके अंदर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जिनको हम लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं, दे अकाउंट फॉर द 50% ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी या टोटल वर्ल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, जबकि ये कवर करते हैं लैंड मास का सिर्फ 6%। तो यानी कि दे आर द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी एज फार एज टेरेस्ट्रियल कंडीशंस आर कंसर्न। तो हियर द ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। The greenhouse gas which contribute maximum to the global warming is, पहले ग्रीन हाउस समझ लेते हैं, क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? जब भी सन से जो लाइट रेज आती हैं, अगर उन लाइट रेज को हम रिफ्लेक्ट ना करें कंप्लीटली, याद रखिए सनलाइट के साथ हम हीट भी लेकर आ रहे हैं, अगर उनको हम कंप्लीटली रिफ्लेक्ट ना कर पाए तो देन जो इनर एनवायरमेंट है, जो अर्थ का जो एटमोस्फेयर है, वो वार्म होना शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इनको रिफ्लेक्ट करेंगे क्यों नहीं? बिकॉज देयर आर सर्टेन गैसेस जो इनको रिफ्लेक्शन नहीं करने देती हैं, और उन गैसेस को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। अब इसमें से आता है क्वेश्चन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर N2, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो आप देख लीजिए, हु इज कंट्रीब्यूटिंग? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑलमोस्ट 79% ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जो बाकी के हैं, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो सब बाद में आते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। The pattern in which leaves are folded in the bud in relation to one another is taxis, venations, phyllotaxy और vernation। पहले समझते हैं इसमें से डेफिनेशंस के वाइज हैं क्या। फाइलोटैक्सी क्या होता है? ये तो हमने बचपन में भी पढ़ा था, दैट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम्स इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी। वो तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं। द पैटर्न इन विच लैमिना इज फोल्डेड इन बड, उसको हम बोलते हैं टैक्सिस, और टैक्सिस को अल्टीमेटली एक और नाम से जानता जाता है वर्नेशंस। तो जो वर्नेशन फिनोमिना है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन द बड कंडीशन। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन के आंसर दो हो सकते थे, टैक्सिस एंड वर्नेशन, बट वर्नेशन इज कंप्लीटली मोर करेक्ट। तो अगर हमें एक चुनना है तो वी विल बी गोइंग विद द वर्नेशन, ऑप्शन डी। A specimen other than isotype, holotype or syntype mentioned in the protologue is, चलिए इसको समझते हैं, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, कई बच्चों को नहीं भी समझ में आएगा प्रोटोलॉग क्या होता है, फिर ये आइसोटाइप, होलोटाइप और सिनटाइप क्या है, और फिर बाकी की डेफिनेशंस को हम समझ लेंगे। जब भी कोई साइंटिफिक पब्लिकेशन होता है जो कि एक नई स्पीशीज को डिफाइन कर रहा है, लेट्स से प्लांट सिस्टम में हमें एक नई स्पीशीज मिली है और हम चाहते हैं उसको जो है पब्लिश करना, हम उसको वर्ल्ड को बताना कि ये नई स्पीशीज हमने ढूंढी है। तो जो वो नई स्पीशीज को जो पब्लिकेशन होगा, जिसके बारे में हम बताएंगे, जहां पर भी बताएंगे, उसको बोला जाता है प्रोटोलॉग्स, प्रोटोलॉग्स ऑफ न्यू स्पीशीज। अब इसमें हम बताएंगे कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू रेफर कि ये जो नई स्पीशीज आई है। अगर हम उस नई स्पीशीज का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जो है प्लांट, उसको हम डेजिग्नेट कर दें जिसमें कि सारे करेक्टर्स हों, और उसको बता दें कि ये देखिए ये प्लांट है जिसके बारे में नई स्पीशीज हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उस प्लांट को रिप्रेजेंटेटिव को बोला जाएगा होलोटाइप्स। मेनी टाइम्स होलोटाइप्स जो हैं वो जो साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया है वही दे देता है, ठीक है। और अगर हम इस जो प्लांट है, यानी जो होलोटाइप है, जो रिप्रेजेंटेटिव है न्यू स्पीशीज का, अगर हम उसका एक डुप्लीकेट ले लें तो उसको बोलते हैं हम आइसोटाइप। तो होलोटाइप ओरिजिनल प्लांट विच इज हैविंग ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ न्यू स्पीशीज, जबकि आइसोटाइप जो है वो उसका डुप्लीकेट है, एक डुप्लीकेट चाबी बना ली है हमने। अगर हम एक ऐसा मेंबर, अगर मान लीजिए किसी टाइम पे ऐसा हुआ कि जिस साइंटिस्ट ने इसको बताया है उसके पास होलोटाइप नहीं था, उसके पास रिप्रेजेंटेटिव जो है प्लांट नहीं मिला जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स हों, तो देन अगर कोई ऐसा स्पेसिमेन वो लिस्ट कर देता है अपनी फाइंडिंग्स में जो कि जिसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? दैट विल बी कॉल्ड एज सिनटाइप। अब याद रखिए ये जो तीनों थे, आइसोटाइप, होलोटाइप और सिनटाइप, ये तीनों के तीनों ओरिजिनल डिस्कवरर से बिलोंग करते हैं। एक और जो टर्म है जो ओरिजिनल डिस्कवरर से बिलोंग करती है, बाकी के इन चारों ऑप्शन में से बाकी के जितने भी टर्म्स हैं वो उनके फॉलोअर्स, यानी कि जो ओरिजिनल डिस्कवरर है उसके बाद किसी और कोई साइंटिस्ट जो है काम करता है उनको,
तो वो ये 3 टर्म्स जो हैं उसको बिलोंग करेगी। पैराटाइप जो है वो ओरिजिनल डिस्कवरर से बिलोंग करती है। पैराटाइप क्या होता है? इट इज द स्पेसिमेन which was not formally designated as a type but cited along with other collection in the original description। यानी जब डिस्क्रिप्शन बता रहा था ओरिजिनल साइंटिस्ट, तो तब उसने मेंशन किया था कि ये भी प्लांट होगा। दैट विल बी कॉल्ड एज पैराटाइप। इसके बाद आइदर लेक्टोटाइप, टोपोटाइप या ऑटोटाइप, ये सब फॉलोअर्स के हैं, यानी कि ओरिजिनल साइंटिस्ट से बिलोंग नहीं करेंगे। दैट मींस ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। Tricolpate pollen grains are present in laurels, nymphales, piperales और brassicales। ये जो ट्राइकॉल्पेट pollen grains हैं, these are those which have 3 grooves जो कि पैरेलल करते हैं पोलर एक्सिस से, और ये मिलते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में जिनको हम बोलते हैं यूडाइकॉट्स। अब इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन में भी। लॉरेल्स भी हो सकता है, बट अगर हमें चुनना है एक ऐसा आंसर जो कि हमेशा ही सही होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन डी, ब्रासिकल्स। अदरवाइज इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते थे, राइट? तो ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। सागू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नीटम, पाइनस, साइकस और जिंजको। देखिए जो सागू है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पिथ रीजन ऑफ द स्टेम, रूट्स, सीड्स ऑफ साइकेट्स एंड इट कंटेन्स द स्टार्च व्हिच इज ऑफन यूज्ड एज अ फूड। व्रत में हम अक्सर इसको खाते हैं। दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Modified endodermal cells in the stem of Selaginella are referred as Glossopodium, Trabeculae, Rhizophore और Liguelle। देखिए जो ट्राबेकुले है इन द सेलेजिनेला स्टेम, दे आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ एंडोडर्मल सेल्स। और ये जब गैप है, यहां पर देख रहे हैं आप, ये गैप बना हुआ है, ये अगर ये गैप नहीं होगा तो यहां पर जो सेल्स होंगी उनको हम एंडोडर्मल सेल्स बोलेंगे, बट अगर गैप आ गए तो इन सेल्स को हम बोलते हैं ट्रैबेकुले। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है। ट्रैबेकुले एक तरह से एंडोडर्मल सेल्स ही हैं जस्ट गैप आने के बाद, राइट? मॉडिफाइड एंडोडर्मल सेल्स हैं, तो यानी कि आंसर होगा ऑप्शन बी। Which of the following part is missing in Rhynia? Root, rhizome, rhizoids और sporangia। देखिए राइनिया जो है, इट इज एन एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ अ वस्कुलर प्लांट जो कि शायद मिलता था डिवोनियन पीरियड के टाइम पे और अब तो फॉसिलाइज्ड है। और इसके अंदर क्या नहीं होता? इट इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जिसमें लीव्स भी नहीं होते और रूट्स भी नहीं होते। अब लीव्स ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ऑप्शन ए, रूट्स। प्लांट ग्रुप दैट इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। सबसे सिंपल क्वेश्चन, बॉटनी का अब तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हमेशा अपनी लाइफ में कभी ना कभी लैंड की भी जरूरत पड़ती है एंड वाटर की भी जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग देयर एंटायर फेज ऑफ लाइफ साइकिल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको प्लांट जो लैंड की भी जरूरत पड़े और वाटर यानी एक्वेटिक सिस्टम की भी जरूरत पड़े, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। तो ब्रायोफाइट्स इस क्वेश्चन का होगा आंसर। Pseudoelaters are found in Rixia, Merkensia, Anthoceros और Sphagnum। देखिए जो pseudoelaters हैं, these are the hollow cells that are similar to elaters। दो रेस्पेक्ट में डिफरेंट होते हैं elaters से। क्या? एक तो इनके ऊपर स्पाइरल थिकनिंग नहीं होती जो elaters में मिलती है, एंड दे ऑल्सो प्रेजेंट ओनली इन हॉर्नवर्ट, जबकि इलेटर्स कहां होते हैं? लीवर वर्ड्स में। तो लीवर वर्ड जैसे रिक्शिया और मर्केंशिया हो गए, तो रिक्शिया और मर्केंशिया में तो स्यूडोइलेटर्स होंगे नहीं। आपका जो तीसरा ऑप्शन है स्फैग्नम, वो तो आपका क्या है? मॉस, जिसको हम पीट मॉस या फिर बॉग मॉस भी बोलते हैं, तो वो भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा क्या? आंसर हो गया आपका क्या? एंथोसेरॉस, जिसके अंदर क्या मिल रहा है आपका? स्यूडोइलेटर्स, राइट? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। Which of the following is commonly known as peat moss? देखिए अभी डिस्कस किया था। पीट मॉक्स या बॉग मॉस हम किसको बोलते हैं? स्फैग्नम को। आप देख रहे हैं स्फैग्नम क्या होता है? ये ड्राई और डेड स्फैग्नम को अगर हम यूज कर लें तो दे हैव अ बेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो अक्सर हम यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर एंड ऑल, राइट? और इसीलिए इसको बोलते हैं हम पीट मॉस। तो यानी स्फैग्नम इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लाइकन्स आर ऑटोट्रॉफ्स, हिट्रोट्रॉफ्स, बायोट्रॉफ्स और फैगोट्रॉफ्स।
देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग तो इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई भी नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है लाइकेंस क्या होते हैं? दे आर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया और वो सिम्बायोसिस में किसके रहती है? फंगस के। और दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। अगर आप लाइकेंस में से फंगस हटा देंगे तो एल्गी ग्रो नहीं करेगी और एल्गी हटा देंगे तो फंगस ग्रो नहीं करेगा। एल्गी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फंगस और हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा लाइकेंस को हम ऑटोट्रॉफ बोलें या हेटेरोट्रॉफ्स बोलें, तो इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर ठीक नहीं है। Which enzyme catalyze the covalent closure of Nicks in DNA molecule? DNA gyrase, DNA ligase, DNA helicase और DNA primase? One of the easy question. देखिए DNA ligase हैं उनको molecular glue भी बोला जाता है और ये एक तरह से repair enzymes होते हैं which is generally used in the body to seal the nicks in DNA. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। Which of the following chemical has a stabilizing effect on microtubule assembly? Colchicine, पैक्लिटेक्सल्स, नोकोडेक्सोल और कॉल्सिमिट। देखिए जो पैक्लिटेक्सल है इट हैज अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स ऑन माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली। ये क्या करता है? ये बाइंड करता है एन टर्मिनल 31 अमीनो एसिड्स ऑफ बीटा ट्यूबुलिन सब यूनिट से और माइक्रोट्यूब्यूल की बीटा सब यूनिट जो सब यूनिट है बीटा ट्यूबुलिन सब यूनिट उससे बाइंड करने के बाद ये स्टेबलाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल को और इसकी वजह से क्या होता है? जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो पॉलीमराइजेशन होता है वो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट करता है? अपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ। तो आप कहीं ना कहीं जो माइक्रोट्यूब्यूल जो असेंबली है उसको स्टेबलाइज कर दे रहे हो जो कि अल्टीमेटली एक टाइम बाद हमें डिपोलिमराइज भी करनी होती है। अगर डिपोलिमराइज नहीं होगी तो वो जो सेल है वो एक तरह से अपोप्टोसिस में चली जाएगी क्योंकि वो डिफाई कर रही है आपके सेलुलर प्रिंसिपल्स को, राइट? तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? पैक्लिटेक्सल्स। The synaptonemal complex is observed in which phase of prophase 1 of meiosis? बड़ा सिंपल है। साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनता कब है? ये बनता है जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम दे कम्स टुगेदर और ये कब होगा? जाइगोटीन में। जाइगोटीन में आप देखिए वर्ड का मतलब ही क्या है? जाइगो। जाइगो मतलब दो को पेयरिंग होना है। तो आपका जो साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है ये वाला ये आपका हेल्प करेगा इन जाइगोटीन में, राइट? तो अल्टीमेटली इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जाइगोटीन में ये क्या होगा? ये बनना शुरू हो जाएगा और जब ये खत्म कब होगा? डिप्लोटीन में। देखिए यहां पे ये डिप्लोटीन में खत्म होना शुरू होता है, राइट? तो यानी कि एक्सटेंड करता है जाइगोटीन, पेकाइटिन एंड डिप्लोटीन तक, ठीक है? तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A protein involved in the formation of intermediate filaments of cytoskeletal network is lamins, G-actins, F-actins और अल्फा ट्यूबुलिन्स। देखिए जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं इनका जो डाया होता है वो इन बिटवीन होता है माइक्रोफिलामेंट जो सबसे छोटे फिलामेंट्स हैं एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो सबसे बड़े फिलामेंट्स हैं और लेमिन जो होते हैं स्पेशली न्यूक्लियर लेमिन्स ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं किसके? इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन फैमिली के। माना क्या जाता है ये जो न्यूक्लियर लेमिन्स हैं ये इनफैक्ट समझा जाता है कि दे आर द फाउंडर्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन सुपर फैमिली। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ल्यूकोप्लास्ट इज, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? रेड इन कलर होता है, ब्लू इन कलर होता है, ग्रीन इन कलर होता है, कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है एक तरह का प्लास्टिड्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में मिलते हैं। ग्रीन वाले जो प्लास्टिड्स हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट हैं उनमें नॉन पिगमेंटेड होते हैं, उनमें कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं, राइट? और जनरली वो स्टोर करते हैं हमारे काफी सारे मॉलिक्यूल्स को। तो ल्यूकोप्लास्ट कैसा होगा? कलरलेस। After fertilization, zygote obtains all its plastid and mitochondrial genome from the maternal parents. This is also named as maternal inheritance, pleiotropic effect, variegations और biparental inheritance. देखिए जब भी स्पर्म्स जो है वो फ्यूज करता है एग से तो जो स्पर्म्स है वो कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ और सिर्फ डीएनए को, जबकि जो एग है वो डीएनए को भी कंट्रीब्यूट करता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियर मटेरियल को भी करता है कंट्रीब्यूट। जैसे कि मान लीजिए आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर आपका क्लोरोप्लास्ट डीएनए, तो ये सारे जो होते हैं वो एग के होते हैं और ऐसे कैरेक्टर जो कि इन डीएनए से यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए से डिफाइन होते हैं तो उन कंडीशंस को हम बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस या फिर उसका एक और नाम है यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। ये जो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस है ये एक तरह का क्या है? नॉन मेंडेलियन सिचुएशंस है जिसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो है
ओवम वाला आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो ट्रेट को गवर्न करेगा प्रोजनी के, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। Which of the following is correct statement for generalized transduction? Occurs during the lysogenic cycle of temperate phage. Some new viruses have both viral and bacterial DNA. Phages penetrate bacterial cells and enter lytic cycles. Viral DNA integrates into the DNA of the bacterium and replicates later. देखिए जनरलाइज ट्रांसडक्शन होता क्या है, ऐसे वायरसेस जो लिटिक मोड में जाते हैं, तो द मोमेंट दे एंटर एंड इंटीग्रेट देयर डीएनए इनटू द होस्ट सेल, मान लीजिए ये वायरस ने अपना इंटीग्रेट कर दिया अपना डीएनए इनटू द होस्ट सेल, अब इसको करनी है लिटिक, तो ये क्या करेगा, ये अपने डीएनए की कॉपीज बनाएगा, हेड एंड टेल बनाएगा, और उसके बाद ये जो बैक्टीरियल डीएनए है उसको क्या करेगा, टीयर ऑफ कर देगा, क्लीव कर देगा। अब बाय एनी चांस सपोज करिए जब डीएनए की फिटिंग हो रही थी इनटू द हेड्स ऑफ अ बैक्टीरिया ऑफ अ प्रोजनी, तो इनमें से अगर मान लीजिए कोई डीएनए बाय मिस्टेक रैंडमली पिक होके किसी जो वायरस का जो हेड है उसमें इंटीग्रेट हो जाए, और फिर वो जो वायरस है वो पार्टिकल एग्जिट कर जाए, तो उस तरह की ट्रांसडक्शन को हम बोलते हैं जनरलाइज ट्रांसडक्शन। ठीक है, जो कि स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन जो है वो लाइसोजेनी में मिलती है। तो जनरलाइज ट्रांसडक्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है आपके लिटिक मोड का। कौन सा आंसर होगा, phages penetrate bacterial cells and enter lytic cycle, that means option C. The structure which is responsible for locomotion in diatoms is costae, raphe, valve और girdle। देखिए डाइटम्स जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं ग्लाइडिंग टाइप ऑफ लोकोमोशंस, और ये जो लोकोमोशन है जर्की टाइप का होता है। वही डाइटम्स जो कि रेफेस्लेट पोजेस करते हैं, ये वाली, ये रेफेस्लेट, तो अगर जिन भी डाइटम्स में रेफेस्लेट्स होगी दे आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Among those given below options, which plant families have CAM species? Okay, पोएसी नहीं, पोएसी तो होगा नहीं, वो तो C4 हो गया, राइट, तो उसको तो हटा ही देते हैं। जाइगोफाइएसी, ओके, कुकरबिटेसी और एस्ट्रेसी। एक काम करते हैं, ये लिस्ट है आपकी जितने भी जो कैम अराउंड 18 मेंबर्स के आसपास होती है जिनके अंदर कैम प्लांट्स होता है, और जिसमें सबसे ज्यादा कैम स्पीशीज किसमें मिलती है, ऑर्चिडेसी में से। इसके अलावा हमारे ऑप्शंस में से कुछ मिल रहा है, कुकरबिटेसी तो मिल गया, चलिए, एंड सम मेंबर्स ऑफ एस्ट्रेसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी एंड डी, राइट। इस तरह के क्वेश्चन कई बार है ना कंफ्यूजन करने के लिए भी हो जाते हैं। अब देखिए इसमें आपको आप एक लगा के आएंगे, यहाँ तो दो ऑप्शन बन रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको बेनिफिट देंगे नहीं देंगे वो तो अब इंस्टीट्यूशन डिसाइड करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी शुगर सोर्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ phylum sap, young leaves, mature leaves, young fruits और shoot tips। देखिए जो मैच्योर लीव्स या स्टेम्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एक्सेस शुगर ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, और जिसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द स्टोरेज लोकेशन, यानी जो मैच्योर लीव्स हैं वो इसका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ट्रांसलोकेटेड थ्रू फाइलम। ये देखिए जो फूड है या मिनरल जो ट्रांसपोर्टेशन है, इस पे बहुत क्वेश्चन ऑब्जर्व किए हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना, बॉटनी में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ये पेट क्वेश्चन हैं। ओके, सो प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ट्रांसलोकेटेड थ्रू फाइलम इज, बड़ा सिंपल सा आंसर है, क्या होगा इसका आंसर, सुक्रोज। क्यों, जो फाइलम सैप है उसके अंदर वाटर, हार्मोन, शुगर्स एंड अमाइनो एसिड होते हैं। अब जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो पहले ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड टू द सुक्रोज। अब ये जो सुक्रोज होती है ये केमिकली स्टेबल नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यानी केमिकल स्टेबल है, तो यानी कि इस प्रॉपर्टी की वजह से ये प्रेफर्ड की जाएगी एज अ ट्रांसलोकेटिंग मीडियम वाया फाइलम। तो यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। The water splitting in photosystem 2 is mediated by the metal मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन या निकेल। आपको पता है द मोस्ट स्टडीड फंक्शन इन प्लांट किंगडम ऑफ मैग्नीज इज फोटोसिस्टम 2, यानी जो मैग्नीज का सबसे इंपॉर्टेंट स्टडीज अगर कुछ हुई है प्लांट सिस्टम में तो वो था फोटोसिस्टम 2, जिसके अंदर हमारे कितने मैग्नीज आयंस होते हैं, दे हैव 4 मैग्नीज आयन। इसमें देखिएगा दे हैव 4 मैग्नीज, 1 कैल्शियम एंड 5 ऑक्सीजन रिलेटेड कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, आपके फोटोसिस्टम 2 में। एंड अल्टीमेटली ये स्प्लिट करता है वाटर मॉलिक्यूल को 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन एंड 1
डाइएटॉमिक ऑक्सीजन में, यानी कि ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। द साइट ऑफ सुक्रोज सिंथेसिस इन प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट, साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी apparatus। देखिए जो सुक्रोज है ये सिंथेसाइज होता है साइटोसोल में एडजेसेंट टू क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम द एक्सपोर्टेड कार्बोहाइड्रेट एज अ डाइवर्जन फ्रॉम स्टार्च फॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। स्टोमेटल ओपनिंग इज स्टिमुलेटेड बाय रेड लाइट, येलो लाइट, ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट। देखिए स्टोमेटल ओपनिंग के लिए रेड लाइट और ब्लू लाइट दोनों ही इंपॉर्टेंट है और डिस्टिंक्ट पाथवे में ऑपरेट होती है। अगर आप रेड लाइट देते हैं तो दैट विल इंड्यूस द फोटोसिंथेटिक रेस्पॉन्स और उसकी वजह से जो आपके स्टोमेटा है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ओपन होंगे। ठीक है, एक लेवल के बाद वो सेचुरेशन हो जाएगा रेड लाइट का। अगर आप उसके बाद ब्लू लाइट देते हैं तो देन यू कैन ऑब्जर्व फर्दर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो एज फार एज इस क्वेश्चन का आंसर कंसर्न है, रेड भी इंपॉर्टेंट है, ब्लू भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर हमें एक चुनने को मिलेगा तो देन वी विल गो विद द ब्लू लाइट। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट जो है एनहांस ज्यादा कर देती है, बट कहीं से भी रेड लाइट भी एक गलत ऑप्शन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्लिगेट एनारोब? हेलोबैक्टीरियम, थर्मस एक्वाटिकस, क्लेमाइडोमोनास या फिर क्लॉस्ट्रीडियम। देखिए जो क्लॉस्ट्रीडियम होते हैं दे आर ग्राम पॉजिटिव ऑब्लिगेट एनारोब्स जो कि हमें क्या करते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंफेक्शंस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। एंडोस्पोर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बहुत सिंपल है, जो एंडोस्पोर्स होते हैं दे आर बीइंग फॉर्म्ड बाय द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसका मतलब ऑप्शन बी। साइनोफाइसी इन जर्नल्स आर ऑटोट्रॉप्स, हिट्रोट्रॉप्स, ऑब्लिगेट फोटोट्रॉप्स या फिर ऑब्लिगेट हिट्रोट्रॉप्स। देखिए मेनी माइक्रो एल्गी जो होती हैं वो ऑब्लिगेट फोटो ऑटोट्रॉप्स होती हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो स्ट्रिक्टली डिपेंड होती है ऑन द जनरेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक ड्राइव्ड एनर्जी और उसका साइनोबैक्टीरिया एक वन ऑफ द एग्जांपल है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ओके ठीक है, असर्शन क्या कह रहा है? रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट एंड शूट। बिल्कुल ठीक है, आपको पता है रूट एंड शूट में अपेकल मेरिस्टम्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंक्रीज इन द लेंथ, राइट। दूसरा रीजन क्या कह रहा है? ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड साइज। ये भी ठीक है, एक बार अगर ग्रोथ हो गई, प्लांट बढ़ गया तो वो वापस से छोटा तो हो नहीं सकता, राइट। तो यानी कि आपका असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. Given below are two statements. Again, assertion क्या कह रहा है? यू बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू क्लोरमफेनिकॉल। ये ठीक है, जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं क्लोरमफेनिकॉल के। ठीक है, अब सेकंड रीजन क्या कह रहा है? ऑल बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू क्लोरमफेनिकॉल। ये गलत है, सारे बैक्टीरिया क्लोरमफेनिकॉल के लिए सेंसिटिव हो ये जरूरी नहीं है। क्लोरमफेनिकॉल वो एंटीबायोटिक है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है ऑफ मेनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, बट कई सारे बैक्टीरिया हैं जो इसके लिए रेजिस्टेंट भी हैं। तो सारे बैक्टीरिया सेंसिटिव होना क्लोरमफेनिकॉल के लिए, ये रीजन बिल्कुल टोटली गलत है। दैट मींस आपका असर्शन तो ठीक है बट जो रीजन है वो ऑब्वियसली गलत है। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगेन असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन आ गया, क्या कहता है? ग्रोथ इज ऑल इरिवर्सिबल इंक्रीज इन वॉल्यूम और साइज। जो वहां पे रीजन था यहां पर ये असर्शन बन गया, बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या कह रहा है? The shoot apical meristem is structurally more complex than the root apical meristem। ये भी ठीक है। आप जरा एक मिनट के लिए सोचिए शूट के बारे में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बर्ड्स इट हैज टू सिंथेसाइज और इट हैज टू डेवलप। व्हाट अबाउट रूट? उसका जो स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली जो है यूनिफॉर्म होता है। तो यानी कि जो शूट अपाइकल मेरिस्टम है बिकॉज ऑफ हिट्रोजेनाइटी इन स्ट्रक्चर्स वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है देन रूट। बट क्या ये रीजन जो है आपका असर्शन का आंसर होगा, एक्सप्लेनेशन होगा? नहीं। तो यानी कि आपके बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगेन असर्शन क्या कह रहा है? ऑब्जर्वेशन ऑफ साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग is an indication of active metabolism for checking viability of the fresh isolated प्रोटोप्लाज्म। बिल्कुल ठीक है,
अगर किसी भी चीज में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है, इसका मतलब वो प्रोटोप्लास्ट क्या है, एक्टिव है। अगर एक अमीबा में मान लीजिए अमीबॉइड एक्शन हो रहा है तो इसका मतलब अमीबा जिंदा है, अगर नहीं होगा तो अमीबा जिंदा नहीं होगा। तो सेम वे में अगर कोई सेल आपने आइसोलेट की है और उसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है तो वो वाइबल है। अब रीजन क्या कह रहा है, inclusion of Evans blue dye by intact membranes is also indication of viability of the freshly isolated protoplast। गलत हो गया ये स्टेटमेंट। क्यों? इवांस ब्लू जो होती है वो डाई जो होती है वो रिजेक्ट कर दी जाती है बाय द लाइव सेल्स। आपको पता है ना, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, कुछ चीजों को अंदर लेगी कुछ को नहीं। इवांस डाई को वो अंदर नहीं लेती है लाइव सेल्स। अगर सेल डेड है तो इवान सेल्स क्या हो जाएगी, अंदर चली जाएगी। तो यानी इंक्लूजन ऑफ इवान सेल्स जो ब्लू डाई है वो क्या इंडिकेशन होगा, सेल क्या है, डेड है या लाइव है, सेल डेड है। तो यानी असर्शन तो आपका ठीक हो गया, रीजन आपका गलत हो गया। फिर से असर्शन, लेटरल हेट्रोजेनिटी इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थाइलाकॉइड कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ठीक है, लेटरल हेट्रोजेनिटी है तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और फोटोसिस्टम 2 रीजन में कह रहा है आर लोकेटेड एक्सक्लूसिवली इन द अप्रेस्ड रीजन ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये भी ठीक है, यानी असर्शन भी ठीक है और आपका रीजन भी ठीक है। और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। दोनों ठीक है अगर आपने क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। फिर से असर्शन क्या कह रहा है, removal of apical bud decapacitation causes loss of apical dominance। ओके, और रीजन क्या कह रहा है, अपाइकल डोमिनेंस जो है वो होती है ऑक्सिन की वजह से, एंड अपाइकल बर्ड्स जो हैं वो साइट है ऑक्सिन सिंथेसिस की। तो अगर आप डीकैप्सिटेशन कर देंगे तो ऑक्सिन जो चाहिए अपाइकल डोमिनेंस के लिए वो भी चला जाएगा। जरा याद करिए, हमने लास्ट अपने माइक्रोबायोलॉजी में ये टेबल दी थी, राइट। और इसमें ऑक्सिन क्या कर रहा है, ऑक्सिन बेसिकली अपाइकल डोमिनेंस इंट्रोड्यूस करवाता है। कैसे, क्योंकि शूट टिप पे होता है और रूट टिप पे भी होता है। तो अगर आप अपाइकल मेरिस्टम्स रूट टिप के शूट टिप के उसको ही हटा देंगे तो अपाइकल डोमिनेंस रहेगी नहीं। यानी रिमूवल ऑफ अपाइकल बर्ड कॉज अपाइकल डोमिनेंस लॉस। तो ये तो ठीक था। और अपाइकल डोमिनेंस जो है वो ऑक्सिन की वजह से होता है, जो कि कहां बन रहे होते हैं, अपाइकल बर्ड्स में। तो उसको हटाएंगे तो भी अपाइकल डोमिनेंस चली जाएगी, तो ये भी ठीक है। यानी बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, फिर से असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन आ गया। असर्शन कह रहा है बर्ड पॉलिनेशन ओवरकम सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। बिल्कुल ठीक है, देयर आर अराउंड 13 मेथड्स व्हिच आर देयर टू ओवरकम द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन प्लांट्स एंड बर्ड पॉलिनेशन इज वन ऑफ देम। होता क्या है बर्ड पॉलिनेशन में, इन द बर्ड पॉलिनेशन एंथर एंड स्टिग्मा दे राइप बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बर्ड्स, और इससे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। अब रीजन क्या कह रहा है, एट द बर्ड स्टेज स्टिग्मा लैक्स द एक्सुडेट। तो अगर जो है आपका स्टिग्मा पे एक्सुडेट नहीं होगा तो देन पॉलन में सिट ओवर इट एंड कॉज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, और फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यानी रीजन भी ठीक है। तो आपका जो है असर्शन ठीक था, रीजन भी ठीक था, बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं, क्योंकि बर्ड पॉलिनेशन के अलावा भी मेथड एग्जिस्ट करते हैं आपकी ओवरकम करने के लिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, राइट। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In which sequence the following structure organ would be seen in the ovule of cycas? Okay, free nuclear female gametophyte, mature archegonium, pollen chamber, embryo और seed। ठीक है, देखिए एक जिम्नोस्पर्म के में हम साइकस, तो अभी हमारे पास डायग्राम है नहीं, बट हम पाइनस से भी समझ सकते हैं। तो उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो पहली स्टेज क्या होती है, आपका फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, यानी ए। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका ए फर्स्ट। उसके बाद क्या होता है, जो पॉलन है वो फ्यूज करता है, थ्रू पॉलन चैम्बर में जाएगा, फिर वहां से पॉलन ट्यूब के थ्रू आपका फ्यूज करेगा, और उसके बाद आपका आएगा मैच्योर आर्किगोनियम, यानी कि अब जो है आपका आर्किगोनियम वो मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा आपका, ऑब्वियसली फोर्थ नंबर पे एम्ब्रियो एंड देन फॉलोड बाय सीड। तो आपका जो अरेंजमेंट होगा वो कैसे होगा, ए फॉलोड बाय सी, देन बी, देन डी, देन ई। दैट मीन्स ऑप्शन बी। अरेंज द जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट रीसेंट एराज। तो यानी पहले जो रीसेंट एराज जो अभी के हैं उनको पहले रखना है और बाद में जाना है हमें बैक टू द टाइमिंग्स। ओके, प्रोटियोजोइक, आर्कियोजोइक, सीनोजोइक, प्लेलियोजोइक और मीजोजोइक। बहुत सिंपल है, एक काम करते हैं डायग्राम देख लेते हैं और इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमारा रीसेंट का कौन सा होगा, हमारा रीसेंट का होगा सीनोजोइक। तो आप अब देखिए ऑर्डर मिलाते जाइए, सीनोजोइक, मीजोजोइक,
पीछे जाना है, पैलियोजोइक, प्रोटियोजोइक एंड आर्कियोजोइक, यानी सी ई डी ए बी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन ऑर्डर ऑफ देयर लोकेशन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया इन्होंने यहाँ पे। नेशनल पार्क में जनरली पूछते थे कि कौन सा नेशनल पार्क किस ऑर्गेनिज्म के लिए, बट यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया इन्होंने। स्टेट भी पता होने चाहिए आपको। ओके, जो बांधवगढ़ है वो आपका कहां पर है? वो है आपका एमपी में, ठीक है जी। गिर है आपके गुजरात में, मोदी साहब के में। हजारीबाग कहां पर है? हजारीबाग है झारखंड में, पहले हुआ करता था बिहार में, ठीक है। तो अब हो गया हमारा झारखंड में, ठीक है, झारखंड। ओके, ठीक है। एंड देन नामदफा वो कहाँ है हमारा? अरुणाचल प्रदेश में। और मानस जो है वो है हमारा आसाम में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब सॉल्व करते हैं इनको। हमें अरेंज करना है, गुजरात से लेके जाना है हमारा नॉर्थ ईस्ट तक। तो सबसे पहले तो आंसर पहले क्या होगा? आपका गिर ही होगा, यानी बी से आंसर आपका स्टार्ट होना है, यानी ऑप्शन या तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है। अब गिर से हमारी स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारे को सबसे पहले कौन मिलेगा? ऑब्वियसली एमपी मिल रहा है, तो एमपी मिल रहा है, इसका मतलब बांधवगढ़ मिलेगा, तो बी के बाद ए आएगा, यानी ए भी ऑप्शन हो सकता है, डी भी हो सकता है। उसके बाद हमें कौन मिलेगा? हमें मिलेगा झारखंड। झारखंड मतलब हजारीबाग, सी। और उसके बाद हमें कौन मिलेगा? फिर अगर हम जाएंगे तो हमें मिल जाएगा आसाम, और उसके बाद हमें कौन मिल जाएगा? नामदफा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो बी ए सी ई डी। Arrange the following groups of gymnosperm from advanced to primitive. Okay, Nettles, Cycadophilicales, Coniferales, Chordatiales, Cycadoidales। बहुत ट्विंग ट्विस्टर्स हैं भाई नाम ये तो। चलो देख लेते हैं इनको। अगर हम अरेंज करें तो क्या होगा हमारा ऑर्डर? सबसे पहले आएंगे नीटेल्स, उसके बाद कॉनिफरेल्स, उसके बाद कॉर्डाइटेल्स, उसके बाद साइकेडोइडेल्स, और लास्ट में हमारे आएंगे साइकेडोफिलिकेल्स, यानी ए सी डी ई बी। आप सोच रहे होंगे सर ने आज तो क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चला रहे हैं। बेटा टाइम कम है, पढ़ना है बहुत सारा, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ऑलरेडी हमारा लेट हो रहा है। चलिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन द मर्केंशिया इन्वॉल्व मल्टीपल चेंजेस। और अब हमें उन्हें करेक्ट ऑर्डर में रखना है। तो ए है हमारा वॉल ऑफ द वेंटर डिवाइड्स एंड गिव राइज टू कैलिप्ट्रा। ओके, फॉर्मेशन ऑफ पेरिगाइनियम, cells of capsules wall develop, annular thickening, distinct epithecium is formed, and last is spore mother cells are formed। ठीक है, चलो देखो डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या पहले होगा? सबसे पहले वॉल ऑफ द वेंटर डिवाइड करेगी और गिव राइज करेगी किसको? कैलिप्ट्रा को। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पेरिगाइनियम। देखिए याद रखिएगा ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको अपने जो कैपेबिलिटीज हैं, जो आपकी नॉलेज है, उसको ट्रस्ट करिए। हम यहाँ पे बस जस्ट रेफर कर रहे हैं, हम जब आपको समझा नहीं रहे हैं, हम जस्ट आपको रिफ्रेश करा रहे हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, चलो फिर से। तो ए हमारा क्या था? वॉल ऑफ द वेंटर डिवाइड करेगा, गिव राइज टू कैलिप्ट्रा, बिल्कुल ठीक है। बी क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ पेरिगाइनियम। डी क्या होगा? डिस्टिंक्ट एम्पिथीशियम फॉर्म होगा। सी आएगा, उसके बाद आएगा आपका स्पोर मदर सेल्स आर फॉर्म। यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? ए बी डी सी ई, दैट मीन्स ऑप्शन बी। What will be the order in which following steps would be performed in the technique of herbarium making? herbarium making अगर पढ़ना है तो ये वाली टेबल याद कर लो, ये वाला जो फिगर है, ये स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपका क्या? कलेक्शन, यानी डी से स्टार्ट होना है, यानी ऑप्शन या तो ए होगा या फिर डी होगा, ठीक है। उसके बाद है प्रेसिंग, यानी सी आएगा, तो डी के बाद सी आ गया, इसका मतलब आपका आंसर क्या होना है? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है? ड्राइंग, पॉइजनिंग, ये सब नहीं दिया। उसके बाद माउंटिंग दिया है, बिल्कुल दिया है, ए हो गया। उसके बाद हमें क्या दिया है? स्ट्रेचिंग नहीं दिया, लेबलिंग दी है, बिल्कुल दी है। स्टोरेज, उसके बाद फाइलिंग कर दीजिए, तो डी सी ए ई बी, यानी ऑप्शन हो गया हमारा डी। Which of the following four types of protosteels are recognized in pteridophytes? देखिए ये डिफरेंट टाइप्स की प्रोटोसील्स होती हैं, और उसमें से टेरिडोफाइट्स में कौन कौन सी होती हैं? हैप्लोस्टील्स होती है, यानी ये वाली, आपकी एक्टिनोस्टील्स होती है, आपकी प्लेक्टोस्टील होती है, और आपकी मिक्स्ड प्रोटोस्टील होती है। यानी कि आपका क्या हो गया? ए होगा, बी होगा, डी होगा और ई होगा, यानी ए बी डी ई, ऑप्शन डी। गिवन बिलो
आर द टू स्टेटमेंट्स। ओके, ये स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जब वन और टू स्टेटमेंट को करेक्ट इनकरेक्ट बोलना, ये तब भी क्वेश्चन सही होते हैं। असर्शन और रीजन वाले जो है वो फर्स्ट टू ऑप्शन तो हमेशा कंफ्यूजिंग ही होंगे, तो आप उनमें ध्यान से करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं। तो क्या कह रहा है ये, इन C4 प्लांट्स कार्बोक्सिलेशन ऑफ पैप अकर्स इन द बंडल शीथ, गलत। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ C4 एसिड्स अकर्स इन द मेसोफिल, ये भी गलत, उल्टा हो गया है, रिवर्स हो गया है। देख लेते हैं एक बार, आपका जो कार्बोक्सिलेशन C4 में कहां हो रहा है, मीजोफिल में, ये बोल रहा है बंडल शीथ में, गलत बोल रहा है। और मीजोफिल में क्या हो रहा था, मीजोफिल में हो रहा था कार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन किस में हो रहा था, बंडल शीथ में, ये बोल रहा है मीजोफिल में। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मस्ट कंटेन एट लीस्ट 0.5% और 15। देखिए, हॉटस्पॉट जो होते हैं उसको करने के लिए हमारे दो क्राइटेरिया होते हैं। नॉर्मन मायर ने बोला था कि हॉटस्पॉट के लिए हमारे दो क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या क्या, द रीजन शुड हैव एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वस्कुलर प्लांट्स एंड मस्ट कंटेन्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, जो कि थ्रेटन्ड हो। दोनों ही आपके जो हैं स्टेटमेंट ठीक हैं, याद रखिएगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है ऑक्सिन डिलेज द ऑनसेट ऑफ लीफ एब्सिशन, ओके। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स लीफ सेनेसेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ इथिलीन हार्मोन। याद करिए, हमारी टेबल फिर से आएगी। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन स्टिमुलेट करता है स्टेम इलंगेशन, या फिर आप कह सकते हैं ग्रोथ को। यानी कि अगर ग्रोथ को वो एनहांस कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली डिले कर रहा है ना आपके लीफ एब्सिशन को, टूटने को, राइट। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 तो ठीक हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि एब्सिसिक एसिड जो है लीफ सेनेसेंस को इंडिपेंडेंटली प्रमोट करता है, बिल्कुल ठीक है, इथिलीन हार्मोन्स की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, कर सकता है। तो यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। याद रखिए, फाइटो हार्मोन्स की हमने माइक्रोबायोलॉजी में भी बोला था, यहां भी बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय एल्गल फोटोसिंथेसिस अलाउज द ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है वो एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है, तो वो यूज करेगा। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, कमेंसल जो रिलेशनशिप है वो एक तरह का एसोसिएशन है इन विच बोथ द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, नहीं नहीं नहीं, उसमें एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होता है जबकि दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। तो यानी स्टेटमेंट 1 तो ठीक हो गया, स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, फॉल्स हो गया। पेरिडर्म स्टेटमेंट 1 में है, द पेरिडर्म इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ सेकेंडरी ओरिजिन इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, पेरिडर्म इज द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट अकर्स इन अंडरग्राउंड ऑर्गन ऑफ सम फैमिली, ये भी ठीक है। देखिए, पेरिडर्म जो होता है वो सिलेंड्रिकल टिश्यू होता है, आपको पता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, इट कवर्स द सरफेस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ पेरिनियल प्लांट्स ड्यूरिंग अर्ली सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये किस में मिलता है, ये मोनोकॉट्स में नहीं मिलता, एंड इट इज कन्फाइंड टू ओनली दोज जिम्नोस्पर्म एंड यूडाइकोट जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। यानी आपका स्टेटमेंट 1 भी ठीक था और स्टेटमेंट 2 भी ठीक था। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एन ऑर्गेनिज्म इन विच क्रोमोसोम्स और अ पीस ऑफ अ क्रोमोसोम इज ओवर रिप्रेजेंटेड इज रेफर्ड एज अ हाइपोप्लॉइड, नहीं नहीं नहीं, इट विल बी हाइपर। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिज्म इन विच क्रोमोसोम और अ पीस ऑफ अ क्रोमोसोम इज अंडर रिप्रेजेंटेड एज अ हाइपर, नहीं नहीं, उल्टा हो गया, ये तो रिवर्स है। यानी स्टेटमेंट 1 का जो आंसर आना चाहिए था वो स्टेटमेंट 2 में दे दिया है और स्टेटमेंट 2 का स्टेटमेंट 1 में, यानी दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एलोपैट्रिक स्पीशिएशन, देखिए फिर से स्पीशिएशन हम बोल रहे हैं, आ ही रहा है, बार बार आ रहा है, ये मत सोचिएगा कि बॉटनी का टॉपिक नहीं है तो हम नहीं करेंगे, आएगा, ठीक है। तो वो एक जो हमने फिगर दिया था अभी भी दे रहे हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है एलोपैट्रिक स्पीशिएशन रिक्वायर्स 1000 टू मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि होता क्या है एलोपैट्रिक, उसके अंदर दो स्पीशीज को सेपरेट होना होगा ड्यू टू सम ज्योग्राफिकल बैरियर, और वो ज्योग्राफिकल बैरियर बनेगा, उसके बाद सेपरेशन होंगे, दूसरे एक दूसरे के लिए जो एफिनिटी थी पहले वो सेपरेट होगी, तो उसमें टाइम लगेगा, राइट। तो इसीलिए इट मे टेक द मिलियंस ऑफ ईयर्स। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन अकर्स कॉमनली इन प्लांट्स थ्रू पॉलीप्लॉइडी, नहीं, ये केस सिंपैट्रिक का हो सकता है जिसमें के एक ही एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन ड्यू टू द क्रोमोसोमल ऑल्टरेशंस
उनकी जो एफिनिटी है टुवर्ड्स द अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन वो रिड्यूस होती जाती है और वो आपस में ही कन्फाइंड होते रहते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्रोमोसोम का गेम चलता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो ठीक है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक कोडॉन्स आर, ओके, ये क्वेश्चन पहली बार हमने देखा है, इतना ब्यूटीफुली पूछा गया है, आना चाहिए था ऐसा क्वेश्चन, हम एक्सपेक्ट करते हैं। जेनेटिक कोडॉन पे ज्यादातर क्वेश्चन अब पूछे नहीं जाते थे, बट चलो अच्छा है, देखकर अच्छा लगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक कोडॉन्स क्या कह रहा है, कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियर ट्रिपलेट, बिल्कुल ठीक है। आपको याद है कि यूएजी, याद करिए, 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है, राइट। तो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट ही होता है। नॉन ओवरलैपिंग होता है एक्सेप्ट रेयर केसेस, ये भी ठीक है। कॉमा फ्री होता है, ये भी ठीक है। कॉन्टिन्यूस होता है। डीजनरेटेड होता है, ये भी ठीक है। ऑर्डर्ड होते हैं, ये भी ठीक है। ये तो सारे ही ठीक हो गए ना, तो यानी ऑप्शन डी। Possible source of contamination of the nutrient medium in plant tissue culture are, okay, किस किस तरीके से कंटेमिनेशन आ सकता है। मीडियम को आपने ऑटोक्लेव नहीं किया है, कर देगा कंटेमिनेट। कल्चर वेसल को ऑटोक्लेव नहीं किया है, वो भी कर देगा। एक्स प्लांट अगर कंटेमिनेटेड है, उसमें ऑलरेडी से कंटेमिनेशन है, तो वो भी कर देगा। द एनवायरमेंट ऑफ ट्रांसफर एरिया, यस, वो भी ऑटोक्लेवेबल होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी दिक्कत कर देगा। और ऑपरेटर, हम हाइजीनिक नहीं रहेंगे तो वो भी दिक्कत करेगा। ये भी सारे हो गए, ए बी सी डी ई, दैट मीन्स ऑप्शन डी। द फ्लेवरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फेरुला एसाफिटिडा इज द एक्सुडेट कलेक्टेड फ्रॉम द surface of the leaves, from the surface of cut roots, from the flowers, from the surface of stems, okay। देखिए, ये जो फेरुला एसोफेटिडा है, ये एक मेडिसिनल इंपॉर्टेंस का अम्बलीफरी प्लांट है और इसमें जो ओलियोगम रेजिन है वो ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ राइजोम्स, रूट्स एंड स्टेम्स। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कट रूट्स एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्टेम, दैट मीन्स बी एंड डी। बी एंड डी मतलब ऑप्शन ए। पक्सिनिया ग्रामिनिस, ओ, इस पे तो क्वेश्चन आना ही था, एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। चलिए, पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई इज अ मैक्रोसाइक्लिक रस्ट फंजाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाइमियोस्पोर्स, बिल्कुल होता है। एइयोस्पोर्स, वो भी होता है। यूरिडोस्पोर्स, दिख रहा है यूरिडोस्पोर्स आपको, ये रहा, ठीक है। तो यूरिडोस्पोर्स होता है। टेलियोस्पोर्स, वो भी होता है। और बेसिडोस्पोर्स, वो भी होता है। यानी सभी तो होते हैं, तो यानी ऑप्शन डी। नाइट्रोजन, द मेन एलिमेंट contributing to the growth of the plant in vitro and in vivo, is the constituent of, ठीक है। नाइट्रोजन किस किस में जाता है, अमाइनो एसिड में, बिल्कुल जाता है। अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन नहीं होगा तो और कहां होगा। सर्टेन हार्मोन्स, बिल्कुल होते हैं। हार्मोन्स कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर और कुछ और दूसरे मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें भी होता है, हार्मोन्स बेस्ड, नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं। कोफैक्टर ऑफ मेनी एंजाइम्स, नहीं, कोफैक्टर जनरली जो होते हैं आपके ट्रांजिशन मेटल्स आयन होते हैं, राइट। एंड या फिर आपके एल्कली अर्थ मेटल्स भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है। एंड क्लोरोफिल, यस, उसमें होता है, पोरफायरिन रिंग में मिलता है, बिल्कुल। एंड इन स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नहीं 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 नहीं। तो यानी ए, बी एंड डी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Important characters of the Batrachospermum are freshwater habitat, sexual reproduction is of advanced oogamous type, Cantrantia stage, and monospore produced from the Cantrantia type. Okay, देखिए एक्चुअली क्या होता है, बेट्रेकोस्पर्मम जो है ये फ्रेश वाटर रोडोफाइट्स है और इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो होती है नॉन मोटाइल मोनोस्पोर से, जो कि कहां से आ रहे हैं, कैंट्रेंशिया स्टेज से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो ऊगेमस टाइप की होती है। यानी कि आपका इसके अंदर क्या क्या हो गया, फ्रेश वाटर हैबिटेट में है, बिल्कुल है। आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप की है, वो भी है। क्रेटेंशिया स्टेज है, वो भी मिल रही है। और मोनोस्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी हो रहा है। यानी सारा ही कुछ तो हो रहा है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द कैरेक्टर्स दैट डिफाइन फैमिली एम्बोरेलेसी, ओके। एम्बोरेलेसी जो होते हैं, दीज आर वेसल लेस श्रब्स होती हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। न्यूमरस लेमिनर स्टेमन होते हैं। मोनो एपर्चुटेट पॉलन्स होते हैं। सिंगल ओव्यूल कार्पल होते हैं। और ट्रिप्लॉइड जो है इसका एंडोस्पर्म होता है। चलो देखते हैं ये किस किस में है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल, वो तो सभी में है, तो यानी कि आपका ए बी सी डी सभी हो गए। मोनो एपर्चुएट पॉलन्स, ये ठीक था, ये ठीक था, ये ठीक था। सिंगल ओव्यूल, ये भी ठीक है। इसके बाद फ्लावर यूनिसेक्सुअल ट्राइकोपोलेट पॉलन्स, सिंगल ओव्यूल नहीं। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल, ये ठीक है। मोनो अपर्चुएट
पॉलन्स, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड, ये मिल गया। तो यानी कि बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम्स। ओके, एक काम करते हैं, आपको अगर रॉनन केयर की जो आपकी क्लासिफिकेशन थी वो याद हो तो आपको पता होगा कि ये कैसे अरेंज होते हैं, कौन सा बर्ड्स कहां पर होता है, कितना हाइट पे होता है एंड ऑल दैट, उसके बेसिस पे ये सारे अरेंज्ड होते हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन मिल जाता है कई बार, राइट। और यहां पर एक काम करते हैं, हम सबकी डेफिनेशन के हिसाब से उसे अरेंज कर देते हैं। तो जो थ्रियोफाइट्स होते हैं वो होते हैं आपके एनुअल लाइफ स्पैन वाले, जो कि सर्वाइव करते हैं स्ट्रेस एज अ सीड। जियोफाइट्स क्या होते हैं? वो होते हैं बर्ड्स विच आर अंडरग्राउंड एज राइजोम्स। केमियोफाइट्स क्या होते हैं? दीज आर द बर्ड्स विच आर लोकेटेड अबव ग्राउंड बट लो एनफ नॉट टू बी एक्सप्रेस टू स्ट्रॉन्ग विंड। जबकि जो फिनरोफाइट्स होते हैं ये अबव ग्राउंड से रहते हैं, अच्छे खासे ऊपर उठते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है थियोफाइट्स क्या हो जाएगा? थर्ड, ए का थर्ड, ठीक है। यानी आपका आंसर या तो ए होगा या बी होगा। आपका जो जियोफाइट्स है वो हो गया आपका फोर्थ, यानी कि आपका बी का हो गया फोर्थ, यानी ऑप्शन तो आपका क्या हो गया? बी, ठीक है। यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप देखिए कैमियोफाइट 1, ठीक है, सी का 1 एंड डी का आपका हो गया सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर से आ गया आपके प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स की तो टेबल एक ही आपको काम कर रही है बार बार। चलो देखते हैं इस टेबल से कैसे यूज करेंगे हम। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड जिब्रेलिन। ओके, क्या केमिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? फॉरफाइल दिख रहा है कहीं पे? फॉरफाइल, हम केमिस्ट्री में बोलते हैं इसे फॉरफाइल। ओके चलिए, तो यानी कि आपका साइटोकाइन तो कनेक्ट हो गया फोर्थ के साथ, ठीक है। बायोलॉजी वालों को केमिकल स्ट्रक्चर याद नहीं होते तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आपको टर्पीन्स दिख रहा है जिब्रेलिन में, यानी कि जो जिब्रेलिन है उसको हम बोल सकते हैं टेट्रासाइक्लिक डाइटरपेनॉइड्स, यानी बी का होना है क्या? फोर्थ, ठीक है। यानी बी का आपको फोर्थ ढूंढ लीजिए किसमें है, ऑलमोस्ट बी, सी एंड डी तीनों में ही है। जबकि आपका डी का है सेकंड, तो डी का सेकंड आपका सी और डी में है, यानी आपका आंसर या तो सी होगा या होगा डी। ऑक्सिन जो होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जबकि जो इथिलीन है उसको हम बोल सकते हैं 2 क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड। आप उनके केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर्स हैं या फिर उनके एटलीस्ट नाम याद कर लीजिएगा, केमिकल मॉइटी याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। यानी ए का 3, बी का आपका फोर्थ, सी का 1 एंड डी का आपका हो गया 2, दैट मींस ऑप्शन सी। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम। ओके, ऑक्जेलोफाइट्स, हेलियोफाइट्स, क्रेशोफाइट्स और सेमोफाइट्स। देखिए इनके लिए फिर से हम आपको डेफिनेशन देते हैं, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसी सॉइल्स में ग्रो करते हैं जो एसिडिक होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑक्सीफाइट्स। तो यानी ए का हो गया आपका थर्ड, ठीक है। डेफिनेशन याद रख लेंगे तो आसान हो जाएगा। जो प्लांट्स ग्रो करते हैं सैंडी सॉइल्स में उसको हम बोलते हैं सेमोफाइट्स, यानी सेमोफाइट्स क्या हो गया आपका? डी का हो गया फोर्थ, ए का थर्ड, डी का फोर्थ, ए का थर्ड, डी का फोर्थ, यानी ऑप्शन तो आपका सी बनना है, ठीक है। ओके, प्लांट्स जो हाई सेलाइन कंडीशन में करते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स, लाइक मैंग्रोव्स या फिर मार्शी एरिया। तो आपका जो हेलियोफाइट्स है वो हो गया आपका मार्शी एरिया, बी का हो गया 2 एंड देन बचा क्या? सी, सी का हो गया ऑब्वियसली फर्स्ट, तो यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगेन वी हैव टू मैच लिस्ट 1 आइटम विद द लिस्ट 2। ओके, टोक्यो योकोहामा एस्थमा। देखिए जो टोको योकोहामा एस्थमा था ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, जो किसकी वजह से ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा होगा? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग। तो ये जापान में ये ऑब्जर्व की थी और अब तो पूरे वर्ल्ड में कई जगह पे ये इस तरह की कंडीशन ऑब्जर्व हो रही है। तो ए का क्या हो गया? फर्स्ट। नाउ लीफ टिप बर्न, जनरली ये देखा गया है जो मेंबर ऑफ लिलियसी फैमिली हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू फ्लोराइड एंड दे डेवलप दिस टिप बर्न। तो यानी जो लीफ टिप बर्न्स है वो होगा बिकॉज ऑफ द फ्लोराइड पॉल्यूशन, बी का होगा थर्ड, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, यानी ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट। जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हम सब जानते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये हो गया आपका डी का फोर्थ। और जो फ्रेश ग्रेवयार्ड है ये देखा गया है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इवन सम अदर यूरोपियन कंट्रीज, तो उसमें ये देखा जा रहा है जो उनकी जो लेक्स हैं दे आर बिकमिंग अनप्रोडक्टिव। एसिडिटी बढ़ने की वजह से जो उनमें फिशेज हैं वो डाई आउट कर रही हैं, दे आर बिकमिंग द फिश ग्रेवयार्ड। तो एसिडिटी की वजह से दे आर हैविंग डेथ ऑफ फिशेज, तो यानी सी का हो गया 2, यानी ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर।
एक और लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आइटम। अब इसमें सिंपल है, आपसे साइंटिफिक नेम पूछे हैं। एक काम करिए, ये टेबल आप रख लीजिए और इसमें जो भी हैं उनके साइंटिफिक नेम याद कर लीजिए। एक आध क्वेश्चन इसमें से बन जाता है या फिर फैमिली पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। तो चलो इस टेबल से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका ग्रीन पी है उसका क्या आंसर है? पाइसम सटाइवम। तो यानी ग्रीन पी हैज टू बी फोर्थ, ए का फोर्थ, यानी ऑप्शन बी या फिर डी में से कोई एक आंसर होगा। पिजन पी, जिसे अरहर दाल भी बोलते हैं, वो होती है कजनस कजान, यानी कि पिजन पी जो हो गई वो हो गई आपकी कजनस कजान, यानी कि आपका डी का हो गया थर्ड, यानी ऑप्शन डी तो आपका आंसर होना ही होना है। चलिए, जो आपका स्वीट पी है वो होती है आपकी लेथायरस ओडोरेटस, जबकि स्वीट पी हो गई आपकी क्या? लेथायरस ओडोरेटस। और जो चिक पी है, चना, साइसर एरिएंटम, यानी डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, फिर से मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आइटम। अब आ गए आपके क्रॉप्स की जो आपकी डिजीजेज है, फंगल डिजीज है। तो याद करिए, हमने माइक्रोबायोलॉजी के जो मेगा रिवीजन डाला था उसमें भी हमने टेबल दी थी। यहाँ पे उस टेबल्स के अलावा और भी हम आपको डिजीजेज दे रहे हैं। अगर उसको एक बार देख सकते हैं तो आपको रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डैम्पनिंग ऑफ द सीडलिंग। आपको डैम्पनिंग ऑफ द सीडलिंग कहाँ दिख रहा है? डैम्पनिंग ऑफ द सीडलिंग होता है आपके पाइथियम की वजह से। ये देखिए, डैम्पनिंग ऑफ द सीडलिंग बिकॉज ऑफ द पाइथियम। मिल गया। चलिए, तो यानी कि आपका ये तो होगा आपका 2 के साथ। अब अगर हम स्मट की बात करें तो स्मट कहां पर दिख रहा है? स्मट आपको अस्टिलागो के साथ कनेक्ट होता दिख रहा है, राइट। तो स्मट हो गया आपका अस्टिलागो। देन अब आपका क्या बचा? अगर डाउनी मेल्ड्यू को अगर हम देखें तो डाउनी मेल्ड्यू कहां पर दिख रहा है? डाउनी मेल्ड्यू आपका जो दिख रहा है स्क्लेरोस्पोरा के साथ, यानी स्पोरा वाली जो फंगस है उसके साथ। तो हम पर्नोस्पोरा ले सकते हैं। तो डाउनी मेल्ड्यू पीस की होनी है, ठीक है। तो पीस के केस में पर्नोस्पोरा पिसाई, और जबकि आपका स्टीम गॉल ऑफ कोरिएंडर होगा वो होगा आपका प्रोटोमाइसिस के थ्रू। यानी कि आपका ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का 1 एंड डी का 3, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइटम्स। ओके, इसमें आपको प्लीरोम दे रखा है, हिस्टोजन दे रखा है, डर्मेटोजन दे रखा है एंड पेरिबैलम दे रखा है। ओके, कहां से आ रही है ये सारी टर्मिनोलॉजी? ये आ रही है हिस्टोजन थ्योरी से, विच वाज गिवन बाय हैंस्टीन। और उन्होंने क्या बात बोली थी? उन्होंने बोला था जो आपके प्रिंसिपल टिश्यूज हैं, जो रूट वस्कुलर सिलेंडर बनाएंगे, कॉर्टेक्स बनाएंगे, एपिडर्मिस बनाएंगे, वो आते कहां से हैं? तो एक काम करते हैं, हम लिख ही लेते हैं आपके वस्कुलर सिलेंडर, ठीक है, देन आपके कॉर्टेक्स, ठीक है, एंड देन आपका एपिडर्मिस। अब व्हाट ही सेड इज, ही सेड कि जो आपके अपाइकल मेरिस्टम्स में जो सेल्स होती हैं, है ना, वो क्या क्या बनाती हैं? तो आपके वस्कुलर सिलेंडर के लिए जो सेल्स होती हैं वो होती हैं आपके प्लेरोम। पेरिब्लम जो होती हैं वो होती हैं आपके कॉर्टेक्स के लिए, जबकि आपके डर्मेटोजन्स होती हैं वो होते हैं आपके एपिडर्मिस के लिए। तो वस्कुलर बंडल के लिए ये, पेरिबेलम आपके कॉर्टेक्स के लिए एंड डर्मेटोजन एपिडर्मिस के। चलिए मैच कर लेते हैं। प्लेरोम किसके लिए है? वस्कुलर सिलेंडर के लिए, ठीक है। तो ए का हो गया थर्ड, यानी ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। बाकी के भी देख लेते हैं। डर्मेटोजन एपिडर्मिस के लिए, पेरिबलम आपके किसके लिए? कॉर्टेक्स के लिए। और एस्ट्रोजन क्या है? वो प्रिकर्सर है टिश्यू रीजन्स का, यानी ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वी विश यू ऑल गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स कीजिए। प्लीज डू सब्सक्राइब अस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।